नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स 23 अक्टूबर 2023 की डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यू के माध्यम से। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स को। कॉल मनी मार्केट में थोक डिजिटल रुपए के लिए किसके द्वारा एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया गया है? कॉल मनी मार्केट बेसिकली क्या होता है? तो आरबीआई के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। और कॉल मनी मार्केट एक्चुअली में जैसे वो एक बाज़ार है, तो बाज़ार में क्या है कि जहाँ बैंक जैसे एक दूसरे को लोन देते हैं या उधार देते हैं, तो बैंक फंड जो होता है वो अपनी शॉर्ट टर्म ज़रूरतों के लिए एक दूसरे से बैंक्स जो हैं वो कर्ज लेते हैं और इसी कर्ज के पैसे को कॉल मनी मार्केट के नाम से जाना जाता है। अब थोक डिजिटल रुपए के लिए किसके द्वारा ये पायलट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है? ये पायलट प्रोग्राम आरबीआई के द्वारा स्टार्ट किया गया है और इसमें सीबीडीसी जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, आरबीआई के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अजय कुमार चौधरी के द्वारा ये जानकारी प्रदान की गई है कि ट्रायल बेसिस पे अभी ये पायलट कार्यक्रम चल रहा है। ये पायलट प्रोजेक्ट है और ये पायलट प्रोजेक्ट कॉल मनी मार्केट को लेकर के है कि किस तरह से डिजिटल करेंसी को प्रमोट किया जाए। तो ये पायलट प्रोजेक्ट ये ट्रायल बेसिस पे अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसी की वजह से पायलट प्रोजेक्ट में इन सभी चीज़ों का पता लगाया जाएगा, जिसके माध्यम से सिस्टम, अकाउंटिंग और बाकी चीज़ें हैं वो टेस्ट की जा रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत ने न्यूजीलैंड को कितने साल में पहली बार हराया है? क्रिकेट विश्व कप चल रहा है और इससे पहले ये 20 साल बाद इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया है। 1987 में पहली बार हराया था, उसके बाद 2003 में हराया था और उसके बाद अभी जो है 2023 में हराया है। तो ये नेट 20 ईयर्स का जो गैप है, उसके बाद इंडिया की टीम ने वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 20 साल बाद हराया है। अब बेसिकली क्या है कि मैच जो हुआ था, ये लीग मैच जो वर्ल्ड कप के चल रहे हैं, इसमें 50 ओवर में फर्स्ट 50 ओवर्स में जो न्यूजीलैंड ने स्टार्टिंग करी थी और न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 10 विकेट खो दिए थे और 273 रन बनाए थे। और इंडिया ने इसके बाद में बैटिंग करी और उसमें सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली ने बनाए इस पारी में 95 रन और उसके बाद रोहित शर्मा ने 46 रन बनाए। हालांकि न्यूजीलैंड की तरफ से जो डैरिल मिचेल इन्होंने 130 रन बनाए थे और शतक बनाने के बावजूद न्यूजीलैंड हार गया। तो ये इंडिया की 20 साल बाद ये विजयी रही इंडिया। और 1987 में वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें इस वर्ल्ड कप में 87 वाले वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 2 बार इंडिया ने हराया था। फिर उसके बाद 2003 में वर्ल्ड कप हुआ, उस वर्ल्ड कप में भी इंडिया ने न्यूजीलैंड को दूसरी बार हराया और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप में कभी भी इंडिया ने न्यूजीलैंड को नहीं हरा सकी। और अब 2023 में जाके वर्ल्ड कप के मैच में इंडिया ने 20 साल बाद न्यूजीलैंड को हराया। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। वनडे इंटरनेशनल के इतिहास में एक कैलेंडर वर्ष में 50 छक्के पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इंडिया के कैप्टन हैं रोहित शर्मा। इन्होंने 50 छक्के पूरे किए हैं, 56 कंप्लीट किए हैं और वो भी एक कैलेंडर वर्ष में, मतलब कहने का 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में। रोहित शर्मा ने एक्चुअली में धर्मशाला में एक मैच खेला गया था। धर्मशाला ये
हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ में ही इन्होंने अपने जो 50 सिक्सेस थे वो कंप्लीट किए। ये पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 50 सिक्सेस लगाए हैं एक कैलेंडर वर्ष में। वर्ल्ड कप अभी चल रहा है तो इसी में 4 विकेट से न्यूजीलैंड को हरा दिया था इंडिया ने। और वही बात है कि इसी मैच में, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि 20 साल बाद इंडिया जीता है, 20 वर्ष बाद, इसी मैच में इन्होंने कंप्लीट किए थे 50 सिक्सेस एक कैलेंडर वर्ष में। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस देश के महान फुटबॉलर बॉबी चार्ल्टन का निधन हो गया है। बॉबी चार्ल्टन ये माने हुए फुटबॉलर थे इंग्लैंड के, इनका हाल ही में निधन हुआ है और मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से ये खेलते थे। 1966 के फीफा वर्ल्ड कप में इन्होंने इंग्लैंड की तरफ से खेलना स्टार्ट किया था और 1966 में फीफा वर्ल्ड कप इन्होंने, इंग्लैंड ने जीता था इस समय। और इंग्लैंड ने उस समय बॉबी चार्ल्टन की वजह से वर्ल्ड कप जीते थे। और बॉबी चार्ल्टन एक्चुअली इस समय 86 ईयर्स ओल्ड थे और इनका भी हाल ही में 86 ईयर की आयु में निधन हुआ है। ये मैनचेस्टर के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम की तरफ से भी खेलते थे और लाखों लोग इन्हें हीरो मानते थे। और इन्होंने 57 और उसके बाद 1965 और उसके बाद 1967 में इन्होंने, बॉबी चार्ल्टन ने यूरोपीय कप जो होता है उसमें जीत दिलाई थी। और उसी कंटिन्यूएशन में 1966 में जब वर्ल्ड कप हुआ तो फीफा वर्ल्ड कप में इन्होंने जीत दिलाई इंग्लैंड को, और साथ में ये प्लेयर ऑफ द ईयर 1966 में बने थे, प्लेयर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई मिली है। दुर्लभ पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई ये तितली की एक प्रजाति है। ये एक असामान्य प्रजाति है और ये प्रजाति हिमालय में पाई जाती है और इस समय भारत में ये प्रजाति हिमाचल प्रदेश में पाई गई है। और एक भट्टियाट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, तो भट्टियाट प्रोजेक्ट में हिमाचल प्रदेश में पेंट ब्रश स्विफ्ट की तस्वीर कभी नहीं ली गई थी। और उसके बाद 145 वर्ष पहले तितली प्रजातियों का दस्तावेजीकरण हिमाचल प्रदेश में 120 तितली प्रजातियां हैं, उनका दस्तावेजीकरण किया गया है तितली प्रजातियों का। और इन्हीं प्रजातियों में एक प्रजाति है पेंट ब्रश स्विफ्ट जो कि हिमालय में पाई जाती है और ये हिमाचल प्रदेश में हाल ही में देखी गई है। ये आमतौर पर पूर्वोत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में भी पाई जाती है। तो दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, तो जैव विविधता के लिए हम लोग जानते हैं कि फूलों की घाटी एक तो उत्तराखंड में और दूसरी जो शांत घाटी है वो नीलगिरी में, ये प्रसिद्ध है। उसके साथ साथ जैव विविधता के लिए हिमाचल प्रदेश में, और जहाँ तक भी ये हिमालय रेंज फैली हुई है वहाँ तक ये जैव विविधता पाई जाती है। और उसी क्रम में ये दुर्लभ प्रजाति पाई गई है। और ऊपरी अग्रपंख जो हैं इसके, ये 2 अलग अलग धब्बे इसे निकट संबंधी प्रजातियों से अलग करते हैं। और विश्व की जो सबसे बड़ी तितली है वो है रानी अलेक्जेंड्रा। ये भी नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जान लीजिए, रानी अलेक्जेंड्रा। ये विश्व की सबसे बड़ी तितली की प्रजाति है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल के लिए टेक्नोलॉजी की आपूर्ति देने पर या करने पर किस देश की 3 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका ने अभी पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए, जो देश है वो चाइना है जो प्रोवाइड करना चाह रहा था, और उस पर इसने 3 जो कंपनियां हैं जिनके द्वारा पाकिस्तान को
बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही थी, उस पर यूएसए ने बैन लगा दिया है। और वो 3 कंपनियां हमें, पहली कंपनी है जो कि बीजिंग लुओ लुओ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, बीजिंग लुओ लुओ, कंपनी का नाम है, टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड। दूसरी है जनरल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जनरल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तीसरी है जो मेजर कंपनी है वहाँ की, चांगझो यूटेक कंपोजिट कंपनी लिमिटेड, कंपोजिट कंपनी लिमिटेड। ये 3 कंपनियां हैं चाइना की जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही थी बैलिस्टिक मिसाइल के लिए पाकिस्तान को। यूएसए ने उन पर बैन लगा दिया है, और इससे पहले यूएसए चाइना के पहले ईरान पर भी बैन लगा चुका है। तो ईरान पर बाइडेन सरकार ने इससे पहले प्रतिबंध लगाए थे, जो ये भी जो है कि बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी को ये अमेरिका के खिलाफ में यूज़ कर रहा था। उसके बाद ये साथ में ईरान के 11 लोगों पर, जो लोग संदिग्ध हैं उन पर, और साथ साथ में 8 इकाइयाँ हैं, 8 यूनिट्स हैं जो कंपनी की यूनिट्स हैं, और एक जहाज है जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है ईरान पर अमेरिका द्वारा। और साथ में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम की ये मदद कर रहे थे, इसलिए इन पर भी बैन पहले लगाया था, और वो कंटिन्यूएशन में है। और उसके बाद अभी चाइना पर बैन लगाया गया है, क्योंकि ये पाकिस्तान को जो है बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी जो है वो आपूर्ति कर रहा था 3 कंपनियों के माध्यम से। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में बहुप्रतीक्षित विस्टाडोम ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि विस्टाडोम ट्रेन सेवा है क्या। विस्टाडोम ट्रेन सेवा एक्चुअली एक प्रकार की ये ट्रेन है, और ये ट्रेन 40 सीट्स हैं इसमें, इस ट्रेन में, और ये एसी कोच हैं, इसमें 40 सीटों वाले एसी कोचेज़ हैं, कह सकते हैं एसी डिब्बे हैं। और कांच की बहुत ज़्यादा इसमें ट्रांसपेरेंट या कह सकते हैं पारदर्शी खिड़कियाँ लगी हुई हैं, विंडोज़ हैं, ट्रांसपेरेंट विंडोज़। और साथ में 360 डिग्री घूमने वाली सीट है, और साथ में यानी कि जो व्यक्ति इस ट्रेन से सफ़र करेगा वो 360 डिग्री अपनी सीट पर बैठ करके पूरा गोल चक्कर घूम सकता है। और साथ में ये ट्रेन जो है जैसे छत के माध्यम से, छत भी इसकी ग्लास से बनी हुई है, और ये कश्मीर घाटी के नज़ारे ले सकता है। तो ये जम्मू और कश्मीर में ये ट्रेन चलाई जा रही है, स्टार्ट हो गई है, और इसका शुभारंभ हुआ है। रेल मंत्री हैं, इससे पहले इस समय जो रेल मंत्री हैं उनके द्वारा ये ट्रेन को हरी झंडी दी गई। उसके साथ साथ उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, जिन्होंने इस ट्रेन का उद्घाटन श्रीनगर से किया है। अब ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी इसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात है कि इसमें इनमें अभी इसमें और भी चीज़ें हैं कि जीपीएस सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। जीपीएस सिस्टम सूचना प्रणाली है ना, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और यात्रा के दौरान जो है मैंने जैसा कि बताया कि छत से कश्मीर घाटी की खूबसूरती का आनंद जो है ये यात्री ले सकते हैं वहाँ से। स्वचालित दरवाजे हैं, स्वचालित कहने का मतलब है ऑटोमेटिक, के दरवाजे जो हैं खुलेंगे और बंद होंगे।
स्वचालित दरवाज़ों के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। सफ़र के दौरान जलपान की प्री बुकिंग सेवा भी दी गई है इस ट्रेन में। विस्टाडोम रेलगाड़ी को चलाने की घोषणा इससे पहले 2017 में सुरेश प्रभु कांग्रेस के मंत्री थे, उस समय रेलवे मंत्री थे, उन्होंने इसको स्टार्ट करने के लिए घोषणा की थी और उसके बाद में 2018 में इसका परीक्षण भी किया गया था और लेकिन सुरक्षा कारणों से इसके परिचालन की अनुमति नहीं दी गई थी। और अभी ये ट्रेन जो है ये पूरी तरह से फुल्ली एसी ट्रेन है और ये पहला अभी इसका ट्रायल जो हुआ है उसके ट्रायल के बाद में अभी ये स्टार्ट करी गई है। तो ये बड़गाम से लेकर के जम्मू संभाग में ये ट्रेन रामबन जिले के बनिहाल तक इसको चलाया गया है और दोनों रेलवे स्टेशन जो है ये बड़गाम से बनिहाल ये 90 किलोमीटर की दूरी है और उसको बाद में सेकंड राउंड में इसको एक्सटेंड किया जाएगा और उसके बाद में जब ये एक्सटेंड किया जाएगा तो इसको बारामूला तक इसको एक्सटेंड किया जाएगा, बारामूला तक ये ट्रेन जाएगी। अभी ये बनिहाल जो रामबन संभाग में है तो बनिहाल दर्रा भी है जो जम्मू कश्मीर का माना हुआ दर्रा है। ये विस्टा डोम ट्रेन की सेवा जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुई है और इस सेवा को हरी झंडी देकर रवाना किया वहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा उन्होंने और साथ में रेलवे मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव ने। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। देश में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर और R&D कमेटी की रिपोर्ट के बाद आईटी मंत्रालय ने घोषणा की है। अब ये क्या घोषणा की है कि 2024 तक एक सेमीकंडक्टर के लिए इंस्टीट्यूट खोला जाएगा और वो इंस्टीट्यूट जो होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने इस बात को बताया है। इंडिया सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर, इंडिया रिसर्च सेंटर, ये जो सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर है ये इंडिया में इस्टेब्लिश किया जाएगा और इस रिसर्च सेंटर में सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं उसके रिसर्चेस को और डेवलपमेंट को R&D एक डिपार्टमेंट भी उसमें अलग से खोला जाएगा। 76,000 करोड़ रुपए की लागत इसके लिए पास की गई है कि 76,000 करोड़ रुपए इसमें निवेश किए जाएंगे। ISRC इंडिया सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर इसको बनाने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है और एक टीम गठित की गई है। उस टीम में इंटेल फाउंड्री के जो हेड हैं वो हैं रणधीर ठाकुर, उसके साथ साथ माइक्रोन टेक्नोलॉजी के उपाध्यक्ष हैं या वाइस चेयरमैन हैं हेम तकियार और थर्ड पर्सन जो हैं वो हैं IBM सेमीकंडक्टर्स के जनरल मैनेजर मुकेश खरे और साथ में अमेरिका में जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं राव तुमला। इन चारों लोगों को रोड मैप कंस्ट्रक्ट करने के लिए नियुक्त किया गया है और इनके साथ साथ इनकी टीम भी रहेगी और इंडिया की जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की टीम है वो भी रहेगी। तो R&D कमेटी ये के मेंबर हैं ये और ये एक रिपोर्ट सौंपने के बाद मंत्रालय ने ये घोषणा की है कि
जितने भी अधिकारी हैं या शिक्षाविद हैं या इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, तो उसमें राजीव चंद्रशेखर जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनको ये रिपोर्ट सौंपी गई है इंडिया सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की। और इसमें जो कुछ संस्थान जो जिनसे मदद ली जाएगी वो भी जुड़े हैं, वो है IMEC बेल्जियम में है, इसकी मदद ली जाएगी। और ये एक NGO संस्था है जहाँ सेमीकंडक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर के रिसर्च होती है। दूसरी जो संस्था है वो है ITRI। ये ताइवान की संस्था है। उसके साथ तीसरी जो संस्था है वो है MIT, जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और नैनोटेक में माइक्रो साइंसेज और टेक्निकल्स पर ये रिसर्च में फेमस है MIT। इन तीन संस्थाओं की मदद से ISRC को गठित किया जाएगा। और इसमें ITRI जो है, मैंने बताया ताइवान की संस्था है, ये सभी संस्थाएं मिलकर के और साथ में जो शिक्षाविद हैं और जो कमेटी बनी है, वो टीम मेंबर्स हैं, वो सभी लोग मिलकर के इंडिया सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर को इस्टेब्लिश करने में मदद करेंगे, जिसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और इसमें जो बोला जा रहा है कि सेमीकंडक्टर को लेकर के अभी इंडिया सेमीकंडक्टर को एक तरह से इंपोर्ट करता है, और 4-5 वर्षों में राजीव चंद्रशेखर है उनका कहना है कि दशकों तक जो है ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के ना होने से कई अवसर हैं वो गंवाए गए हैं। और अगर हम इस दिशा में आगे बढ़ जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मदद मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं। हाल ही में बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है। इनका संबंध किसके से था? बिशन सिंह बेदी नाम से ही परिचित हैं। क्रिकेट के ये पहले स्पिन बॉलर थे और स्पिन बॉलिंग करते थे। 77 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। 77 ईयर्स ओल्ड थे ये, और काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 1970 के दशक में क्रिकेट इंडिया के लिए खेला करते थे और स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे। 22 अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मैचेस में ये खेले हैं इंडिया के लिए, और बहुत ही ओल्ड क्रिकेटर रहे हैं। और इनका जो अंतर्राष्ट्रीय कैरियर रहा है वो 22 मैच में इन्होंने 12 वर्ष का इनका अंतर्राष्ट्रीय कैरियर रहा है। और इन कैरियर की शुरुआत एक्चुअली एट दैट टाइम 1967 में इन्होंने कैरियर की शुरुआत की थी, और इनका आखिरी मैच 1979 में इन्होंने आखिरी मैच खेला था। टोटल 266 विकेट इन्होंने लिए और कुल 10 ODI वनडे इंटरनेशनल में इन्होंने मैच खेले थे, और ODI में कुल 7 विकेट इन्होंने लिए थे। 1970 के दशक की बात है जब इंडिया की टीम में चंद्रशेखर, प्रसन्ना, राघवन के साथ मिलकर ये अपने स्पिन गेंदों से काफ़ी विकेट लिया करते थे। एट दैट टाइम इन्होंने जो बिशन सिंह ने वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध कैरियर की शुरुआत की थी, स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे, इनका निधन हो गया है। 1990 में बिशन सिंह न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर जो भारतीय टीम गई थी उसके मैनेजर भी थे और नेशनल सेलेक्टर्स भी रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। 77 साल की आयु में इनका निधन हो गया है अभी हाल ही में। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री हैं,
उन्होंने जो स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ इनके पास बंदरगाह मंत्रालय भी है। गुजरात में लोथल में ये समुद्री विरासत परिसर खोला जाएगा। इसके लिए 400 एकड़ भूमि पर यह स्थापित किया जाएगा और साथ में इस परियोजना में लाइट हाउस और जलीय गैलरी और संग्रहालय मौजूद रहेंगे। गैलरी भी शामिल होगी और इसके विकास और सांस्कृतिक सहयोग के लिए पुर्तगाल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि पुर्तगाल के साथ एक MOM साइन किया गया है। मिनट्स ऑफ मीटिंग हुई है तो उस पर समझौता ज्ञापन है, उस पर साइन किया गया है। एक्चुअली लोथल में यहाँ पे हड़प्पा कालीन से लेकर वर्तमान भारत में जो समुद्री विरासत है उस समुद्री विरासत के लिए किस तरीके से भारत में डेवलपमेंट्स हुए उसके बारे में उजागर किया जाएगा, उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। लोथल के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल रहा है और वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का ये बंदरगाह था लोथल और सुरकोटदा। लोथल प्रसिद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राचीन गोदीबाड़ी के लिए और उसी को फिर से एक तरह से पुनरुत्थान करने के लिए 400 एकड़ भूमि पर ये स्थापित किया जाएगा एक समुद्री विरासत परिसर, जो कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थापित किया जाएगा, जो कि समुद्री यात्रा को प्रदर्शित करेगा और साथ साथ जो है तटीय राज मंडप भी परिसर में प्रदर्शित होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में एंथूरियम महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि एंथूरियम होता क्या है। तो एंथूरियम एक फ्लावर होता है। एक्चुअली ये फ्लावर मिज़ोरम में पाया जाता है और जहाँ जहाँ भी ये पाया जाता है एंथूरियम फ्लावर बेसिकली, जैसा कि मैंने बताया कि मिज़ोरम में पाया जाता है, ये एक प्रकार से ये फ्लावर बहुत ही इंडिविजुअल प्रकार का फ्लावर होता है और इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जिसकी वजह से बहुत सुंदर लगता है ये फ्लावर। लोग इसको अपने घरों में सजाते हैं और इसी को लेकर के एक महोत्सव जो है वो मनाया जाता है। जब इस फ्लावर को का समय आता है बसंत ऋतु में, जब ये फ्लावर उगता है तो उस समय मिज़ोरम में एंथूरियम उत्सव का आयोजन भी किया जाता है। जहाँ पर ये एंथूरियम फ्लावर उगता है वहाँ पर एक तरह से पर्यटक बहुत आते हैं और पर्यटन स्थल के रूप में मिज़ोरम में ये उत्सव 3 दिवसीय उत्सव है। ये प्रतिवर्ष राज्य की राजधानी, वहाँ की राजधानी आइजोल, वहाँ पर मनाया जाता है। मिज़ो लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है ये और उनकी परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए ये एक मंच के रूप में कार्य करता है एंथूरियम महोत्सव। तो एक तरह से एंथूरियम ये विदेशी समुद्री फूल है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में उन्नति हुड्डा ने अबू धाबी मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है। वह किस खेल से संबंधित हैं? उन्नति हुड्डा जो हैं बैडमिंटन से संबंधित हैं और इन्होंने अभी अबू धाबी मास्टर्स 2023 का आयोजन UAE में हुआ। वहाँ पर इन्होंने UAE में एकल स्पर्धा में वहाँ की जो बैडमिंटन खिलाड़ी थी सामिया इमाद फारूकी को इन्होंने हराया है। और उन्नति हुड्डा जो है इनकी एज इस समय केवल 16 ईयर्स ओल्ड है ये, और ये अभी टॉप 100 जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं वर्ल्ड के उनमें भी ये शामिल नहीं होती हैं। लेकिन उन्होंने ये इनका दूसरा
टूर था, वर्ल्ड टूर था। तो उन्नति हुडा ने अबू धाबी मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF, ये बैडमिंटन के लिए एक पूरे वर्ल्ड वाइड में एक संस्था है जो बैडमिंटन के खेलों का आयोजन करती है और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। 1981 में इस संस्था का विलय विश्व बैडमिंटन महासंघ में हो गया था। तो विश्व बैडमिंटन महासंघ में इसका विलय हुआ था और उसके बाद से लेकर के IBF के नाम से पहले ये जानी जाती थी और जब इसका विश्व बैडमिंटन महासंघ में विलय हो गया उसके बाद ये BWF के नाम से, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के नाम से जाने लगी है संस्था। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। केंद्रीय वस्त्र, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन हैं जिन्होंने हाल ही में कस्तूरी कॉटन, भारत की वेबसाइट कस्तूरी कॉटन .texprosil.org लॉन्च की है। पीयूष गोयल जी ने ये वेबसाइट लॉन्च की है और कस्तूरी कॉटन ये भारत का कॉटन का ब्रांड है और इसके उत्पादन के लिए, जैसा कि हम लोग को पता है कि कपास या कॉटन के उत्पादन के लिए गुजरात इस समय फर्स्ट पोजीशन पे है, हाईएस्ट प्रोडक्शन करता है कॉटन का। नंबर सेकंड पे महाराष्ट्र है और इसके लिए, कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल इम्पोर्टेंट होती है, काली मिट्टी। और काली मिट्टी इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि काली मिट्टी में जो नमी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और इस नमी के कारण यहाँ पर कॉटन पनपता है। और 220 दिन चाहिए होते हैं पाला रहित कॉटन के पौधे को पनपने के लिए। पाला रहित का मतलब है फॉग नहीं होनी चाहिए 220 दिन, तभी आके ये कपास का पौधा जो है वो। कस्तूरी कॉटन एक्चुअल में इसका बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में डिमांड है इसकी, इसीलिए इसको जो है लेकर के अलग से एक वेबसाइट लॉन्च की गई है ताकि कस्तूरी कॉटन के माध्यम से भारत में जो कॉटन है उसको और भी ज़्यादा वैश्विक रूप से उसकी मार्केटिंग की जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। भारत टेक्स 2024 का आयोजन फरवरी 2024 में कहाँ किया जाएगा। भारत टेक्स ही एक्चुअली में टेक्सटाइल से ही संबंधित है, कॉटन से ही रिलेटेड है और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा भारत टेक्स का। और पीयूष गोयल ने ऐसी जानकारी दी है जो कि टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। और इस आयोजन में एक्चुअल में ये भारत टेक्स 2024 ये एक्सपो होगा और इस एक्सपो में ये कार्यक्रम जो है ये 26 से 29 फरवरी 2024 तक ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर सबसे बड़ा ये वस्त्र आयोजन होगा। सबसे बड़ा वस्त्र आयोजन, 40 देशों के लोग इसमें भाग लेंगे। 10,000 से लेकर 30,000 तक लोगों के आने की संभावना है। ज्ञान सत्र होगा, यानी नॉलेज का जो भी इस टेक्सटाइल से रिलेटेड नॉलेज है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। सेमिनार्स और सम्मेलन को भी आयोजित किया जाएगा। सेमिनार्स भी होंगे और साथ साथ में सम्मेलन भी किए जाएंगे। और बिजनेस टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2G और B2B बैठकों का भी आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में किसने चारुमती निर्वाण की बागों के पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। चारुमती निर्वाण बेसिकली ये एक प्रदर्शनी है जो 1973 में आरंभ की गई थी और ये
जैसा कि हम लोग को पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर भी तभी स्टार्ट किया गया था, और ये टाइगर के लेकर के ये टाइगर के शेप की ये मिट्टी की जो टाइगर बनाए जाते हैं उसी में से एक ये चारुमती निर्माण के नाम से जानी जाती है। और चारुमती निर्माण की ये प्रदर्शनी का उद्घाटन जगदीप धनखड़ जी ने किया है, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, और ये उद्घाटन इन्होंने नई दिल्ली में किया है। तो इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी ने इसको आयोजित किया। गर्जना भरा पुनरुत्थान भारत के बाग, इस प्रदर्शनी का विषय रहा है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गर्जना भरा पुनरुत्थान भारत के बाग। तो इस शीर्षक से ये प्रदर्शनी स्टार्ट की गई। चारकोल से बने हुए बाग के रेखा चित्र है और जल रंगों से बने हुए फूलों को प्रदर्शित किया जाता है इसमें। तो ये जो बाग है उसके चित्र जो हैं वो प्रदर्शित किए जाते हैं, और ये चारकोल से बने हुए, चारकोल मिट्टी होती है, उस मिट्टी से ये बने होते हैं। तो एक तरह से ये चारुमती निर्माण कला का माध्यम है, और ये कला के माध्यम से प्रकृति संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक बनाती है। अब इसमें ये प्रदर्शनी जो है ये 5th प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। इससे पहले 4 प्रदर्शनी पहले भी आयोजित की जा चुकी हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि 1973 में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। तब से लेकर के अब तक ये 50 वर्षों की सफलता के लिए ये प्रदर्शनी ये आयोजित की गई थी। 75,000 वर्ग किलोमीटर तक जो है टोटल टाइगर रिजर्व्स का एरिया है, और टोटल टाइगर रिजर्व जो है इंडिया में 54 है, और भारत की कुल भूमि क्षेत्र का 2.3%, ये टोटल जो भारत की भूमि है उसमें जो टाइगर के रिजर्व्स हैं उनका एरिया 2.3% है। और विश्व के जितने भी बाघ हैं उसमें ऐसे भारत में 75% बाघ पाए जाते हैं, बाकी किसी भी स्थान पर ये बाघ जो है नहीं पाए जाते। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी हम लोग जानते हैं कि 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 29 जुलाई, आप लोग याद रखिए कि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स को समाप्त करते हैं। जो मेजर करंट अफेयर्स थी वो मैंने बताई। थैंक यू, और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। जीएस तैयारी ये जो भी आप तैयारी करते हैं उसके माध्यम से, जीएस तैयारी के माध्यम से आपको उसमें मदद मिलती है। और जीएस तैयारी का जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से। डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे जो भी एग्ज़ाम के हैं। उसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल भी वहाँ पर, कुछ स्टडी मटेरियल जो है जो किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री में। साथ में करंट अफेयर्स की बुकलेट्स भी प्रोवाइड करी जा रही हैं फ्री में, और साथ में कोर्सेज़ भी हैं। वो कोर्सेज़ आप पेड कोर्सेज़ है उनको भी आप अवेल कर सकते हैं, उनकी फ़ीस दे रखी है ऐप में ही। और जैसा कि यूपी पीसीएस 2024 के लिए बैच स्टार्ट होने वाले हैं, और आरओ के बैच स्टार्ट हो गए हैं, और आप लोग जो है आरओ के बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज़ भी होगी, 1-to-1 डिस्कशन भी आपसे किया जाएगा, और साथ में वो लाइव क्लास होगी वो भी ऐप के थ्रू ही ली जाएगी। जीएस तैयारी हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, वेब पेज भी अवेलेबल है, gstayari.com पर आप जाकर के विज़िट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जीएस तैयारी का जो टेलीग्राम चैनल है GS तैयारी 9, वहाँ पर भी जाकर के आप
टेलीग्राम के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में हमको फॉलो कर सकते हैं। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं वीडियो के, उसके माध्यम से आप जीएस तैयारी से जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कल की न्यूज़ के लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं 24 तारीख की, उनसे रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन के हिसाब से आपको नई जानकारी प्रदान की जाएगी। धन्यवाद।